हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत है। आज हम लोग जुडिशियल रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ने के पहले तो कुछ कमेंट्स आए थे, उन पर चर्चा कर ले। ठीक है, एक दो कमेंट आए थे कि सर क्लास आपकी बहुत लंबी होती है, उसको छोटा कर दीजिए, है ना। तो मैं आप लोगों से एक बार ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई डॉक्टर मरीज से पूछ के इलाज करेगा या मरीज को जो पसंद है वो इलाज करेगा? आपको इसका जवाब पता होगा नहीं। तो फिर आप क्यों अपनी तरह से मुझे चाहते हैं? मैं आपको उस तरह पढ़ाना चाहता हूं जिससे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। मेरा उद्देश्य केवल इन्फॉर्मेशन देना भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझसे ज़्यादा गूगल में या अन्य कई चैनल पे पड़ी हुई है। मैं आपके अंदर एक समझ विकसित करना चाहता हूँ, आपके अंदर एक क्षमता विकसित करना चाहता हूँ, ताकि आपके अंदर सोचने समझने की एक स्किल पैदा हो। क्योंकि आप जिस एज में तैयारी कर रहे हो, अभी सब आपकी नई एज है। अगर जितना अच्छा अभी सीख लोगे, ठीक है, जैसे कि आपका दिमाग है ना, और दिमाग में जितनी अच्छी चीज़ें होंगी उतना अच्छा होगा। यदि इसमें अभी से कूड़ा भर गया तो आपके लिए खतरनाक होगा, और आप ही के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा, है ना। तो कृपया करके कंटेंट पे ध्यान दें। कंटेंट कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर ध्यान दें। बड़ी वीडियो, छोटी वीडियो, अगर इतना ही जीवन में आराम चाहिए तो फिर तैयारी करना छोड़ दो भाई। क्योंकि तुम जो आराम कर रहे हो वहाँ दूसरा मेहनत कर रहा है ना। तो क्यों खुद से झूठ बोल रहे हो, क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? और आप खुद को धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। तो चलिए इस कदम पे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्यों है, आखिर इसके क्या पर्पज है, क्या फायदे हैं, क्यों लाया गया। भाई कुछ ना कुछ तो फायदे या कोई ना कोई तो उद्देश्य को पूरा करता होगा ना। जब तक व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता तो काम ही नहीं करता। ठीक, फिर इसके प्रो एंड कॉन्स पढ़ेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। फिर दो सिद्धांत हैं जिसमें कोई भी न्यायिक संस्था काम करती है, तो उन दो संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। नियमों के बारे में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, इन दो सिद्धांतों को पढ़ेंगे। फिर ये समझेंगे कि ये सब क्या भारत के संदर्भ में है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, और भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी तरह से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे ताकि आपको फिर और परेशान ना होना पड़े। हाँ, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं पढ़ना जरूर पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। आप सोचो कि सब चीज़ बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि इसी क्लास से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, या इस तरह की झूठे वादे नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। ठीक, तो पहले की आपने मेरी कुछ क्लास तो की होंगी जिसमें एक सेपरेशन ऑफ पावर था और मूल ढांचा था। वो दो क्लास जरूरी है इस क्लास के पहले, क्योंकि ये उसी के क्रम में अगला चरण है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राज्य के 3 अंग होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, है ना। ये था, मैंने आपको शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में बताया था। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा क्या है ना, या न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, या जुडिशियल रिव्यू क्या है। तीनों एक ही शब्द हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं तीनों क्या है। तो देखिए, किसी भी राज्य के, है ना, कोई भी राज्य हो, भारत हो, यूएसए हो, जहां भी लोकतंत्र होगा, संविधान होगा, वहां की बात चल रही है केवल। ठीक, तो किसी भी राज्य की न्यायिक संस्था द्वारा वहां के कार्यपालिका संस्था और लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका संस्था के कार्यों का मूल्यांकन है ना, ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। आप समझ में आया क्या है? किसी भी राज्य की न्यायिक संस्था द्वारा वहां की एग्जीक्यूटिव और वहां की लेजिस्लेटिव के कार्यों का मूल्यांकन ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? सही व गलत चेक करना, है ना। सही व गलत दो चेक किया जाता है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो उसे खत्म करो। तो ये होती है न्यायिक समीक्षा। मेरी बात समझ आई? किसी भी राज्य की न्यायिक संस्था द्वारा वहां की कार्यपालिका और वहां की विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्समीक्षा कहलाता है। अब आपको पता होने चाहिए कि विधायिका के 2 कार्य होते हैं। एक सामान्य विधायिका के, ठीक है, 2 कार्य होते हैं। ठीक,
एक होता है कानून बनाना और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संविधान संशोधन करना। ठीक है, संविधान संशोधन जैसे भारत में है, भारत की संसद क्या करती है, विभिन्न विषयों पे कानून भी बनाती है और आर्टिकल 368 की तरह संशोधन भी करती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव का क्या कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव का दो कार्य होता है, एक कार्य होता है, ठीक है, नियम बनाना और दूसरा इसका क्रियान्वयन करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसका क्रियान्वयन करना। ठीक, अब इन दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए, कानून और नियम क्या है। ठीक है, देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि कानून संसद या विधायिका बनाती है। ठीक है, लेकिन जब कानून बनाया जाता है ना तो उसमें बहुत छोटे छोटे प्रावधान नहीं किए जाते, एक सामान्य रूप से प्रावधान बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपसे कहा कि आप ये काम करोगे, पर उसके बारे में ये नहीं बताया जाता कि कैसे करोगे, वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है ना। सामान्य रूप से बस ये कह दिया जाता है कि लापरवाही मत करना, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हें नुकसान हो, या ऐसा मत करना जो परिवार को नुकसान हो, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे कैसे करना है। क्या बताया गया, एक तो काम बता दिया कि ये करना है, दूसरा उसके बारे में सामान्य से नियम कि लापरवाही मत करना, स्वास्थ्य खराब हो जाए ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, जैसे कहीं घूमने गए तो भी यही कि भाई ठीक है घूम आओ, घूमने का तुम्हें नियम बना दिया, लेकिन इसके बारे में क्या क्या करना है ये नहीं बताया। तो वैसे ही संसद एक सामान्य सा कानून बना देती है, लेकिन कानून बनाने के कानून बनाने के बाद उसके नियम कौन बनाता है, कार्यपालिका बनाती है। ठीक है, नियम का मतलब छोटे छोटे प्रावधान। अब जैसे मान लीजिए कि CAA है, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको लेकर क्या हुआ, इसको लेकर संसद ने कानून बना दिया है ना, और इसके संबंध में नियम कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय अर्थात कार्यपालिका अर्थात अमित शाह जी या उसके सचिव या जितने भी IAS अधिकारी हैं वो अपने अनुसार नियम बनाएंगे। लेकिन मेन कानून या इसकी कहिए मेन मुख्य प्रावधान किसने कर दिए, संसद ने। और जो छोटे छोटे नियम थे वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है हमारी कार्यपालिका। इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेट रूल्स या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। ठीक, बात समझ में आई। तो चलिए हम लोगों को दो बातें पता चल गई कि न्यायिक समीक्षा क्या है, अभी एक बहुत सामान्य रूप से समझा, फिर ये भी हमने देख लिया कि कानून व नियम में क्या अंतर है। तो अब समझ में आ गया कि कार्यपालिका नियम भी बनाती है, उसका क्रियान्वयन भी करती है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये हो गया लेजिस्लेटिव एक्शन। अब जुडिशियल क्या करती है, इन दोनों का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन किस आधार पे करती है ना। अब मूल्यांकन का आधार भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि आपने आंसर राइटिंग की है, इसका मूल्यांकन करना है, तो आधार क्या होता है, UPSC व UPPSC में सिलेक्शन के लिए है ना, उसकी डिमांड के अनुसार है कि नहीं है। यदि मान लीजिए आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो हमें उसकी एग्जाम के अनुसार देखेंगे, है ना। जैसे TGT का मान लीजिए दे रहे हैं तो उसके अनुसार, RO दे रहे हैं तो उसके अनुसार। इसी तरह किसी न किसी को बेस बना के चेक किया जाता है ना। किसी भी चीज का मूल्यांकन जब किया जाता है तो कुछ ना कुछ बेस बना लेते हैं, उसके आधार पे करते हैं। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, किसके आधार पे करते हैं, संविधान के आधार पे करते हैं। ठीक, किसके आधार पे, संविधान के आधार पे। हम ये देखते हैं कि जो भी लेजिस्लेटिव एक्शन ले रही है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है ना, ये उसके दो एक्शन है, ये उसके दो एक्शन है, तो क्या उसके एक्शन संविधान के अनुसार हैं। यदि संविधान के अनुसार है उसके नियम या उसके नियमों का क्रियान्वयन या जो कानून बनाया गया है तो वो उचित है, वो सही है, तो उसको मान्यता दिया जाएगा। यदि वो सही नहीं है तो फिर उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब जैसे CAA बना तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा, क्या ये संविधान के अनुसार है, या जो उसके लिए नियम बनाएंगे छोटे छोटे नियम। अभी अमित शाह जी उसके लिए जब नियम बनाएंगे तो भी कोई जाके शिकायत कर सकता है कि संविधान के अनुसार नहीं है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या उसके नियम संविधान के अनुसार हैं। जैसे संविधान कहता है समानता का नियम, सबके लिए समान होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का नियम, स्वतंत्रता दी जाएगी, तो ठीक, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई कार्य केंद्र का है और उसके नियम संसद राज्य बना दे, है ना। आपको पता ही होगा कि हमने केंद्र व राज्य के बीच में कार्यों का बंटवारा कर दिया है। बात समझ में आ रही।
अब यदि केंद्र का काम राज्य करेगा तो कोई शिकायत करेगा, फिर जुडिशियल क्या देखेगा, क्या ये संविधान के अनुसार हुआ है। अगर संविधान के अनुसार काम हुआ है तो ठीक है, वरना इसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायिक पुनर्समीक्षा क्या है। न्यायिक पुनर्समीक्षा, न्यायिक पुनर्समीक्षा क्या है। न्यायिक पुनर्समीक्षा किसी भी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था द्वारा उसके जुडिशियल एक्शन का और एग्जीक्यूटिव एक्शन का मूल्यांकन करना कि वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। तो इस तरह मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि न्यायिक समीक्षा क्या है। बात समझ में आ गई। मैंने बहुत सरल शब्दों में बहुत आराम से रुक रुक के इसीलिए पढ़ाया है कि आपको क्लियर हो जाए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों है, क्यों है, ठीक, आखिर क्यों है। तो इसका मेन पर्पज होता है, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू है उसका क्या पर्पज है। उसका पर्पज ये है कि जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है। संविधान की सर्वोच्चता को, संविधान की क्या सर्वोच्चता को, ठीक है। तो क्या करता है, ये संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है, अर्थात संविधान सर्वोच्च रहे, संविधान से इतर कोई नियम न बने। आप जानते ही हो कि संविधान की सर्वोच्चता कब होगी, जब संसद व कार्यपालिका है ना, अर्थात जो मंत्रालय है या जितने भी मंत्री हैं वो संविधान के अनुसार काम करें, है ना। मैं भारत के संदर्भ में एक उदाहरण लेता हूँ। जब भी मैं संसद बोलूँ तो ये समझिए मैं एक उदाहरण के तौर पर भी बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी देश के संदर्भ में आप यही शब्द यूज कर सकते हैं, विधायिका व कार्यपालिका, ठीक है। तो विधायिका व कार्यपालिका संविधान के अनुसार काम कब करेंगे, जब उसके ऊपर कोई देखने के लिए बैठा हो कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वरना वो मनमाना भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखिए कि जर्मनी था, जर्मनी में हिटलर था, हिटलर को कोई देखने वाला नहीं था, तो उसने क्या किया, मनमाने तरीके से काम किया, है ना। तो इस तरह आपको समझ में आया कि संविधान की सर्वोच्चता कब होगी, जब उसका कोई संरक्षक होगा, है ना, कोई गार्जियन होगा जो देखेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन होगा वो देखेगा, क्या देखेगा कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये काम कौन करता है भारत में, सुप्रीम कोर्ट। किस तरह, जुडिशियल रिव्यू की तरह, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि जुडिशियल रिव्यू क्यों है। जुडिशियल रिव्यू संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए है, ठीक, ताकि समस्त नियम, कोई भी राज्य के समस्त नियम संविधान के अनुसार चलें। संविधान से इतर हुआ तो शून्य घोषित। तो आप कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू का सबसे मेन उद्देश्य होता है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। तो अब और आगे चलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है, प्रो क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा क्या फायदा होता है जुडिशियल रिव्यू का, कि जुडिशियल रिव्यू सरकार को सीमित करता है, सरकार को सीमित करता है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो राज्य होता है ना, वो होता है मनुष्य के कल्याण के लिए। पर राज्य क्या होता है, राज्य खुद तो कहीं दिखता नहीं। आपको कहीं दिखता है क्या, पूरे भारत में घूम जाओ कहीं स्टेट दिखेगा क्या, आपको नहीं दिखेगा। स्टेट के बदले कौन काम करते हैं, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ लोगों का समूह, है ना, कुछ इंसानों का ही समूह होती है। इस समय जैसे मोदी गवर्नमेंट है तो क्या है, नरेंद्र मोदी जी इंसान है, अमित शाह इंसान है, राजनाथ सिंह इंसान है, तो ये सब इंसान है ना, इन्हीं का समूह है। अब भाई ये तो साधारण इंसान ही है ना, और वही गलती कर सकते हैं जो इंसान करता। कैसे, ये भी शक्ति को पाकर क्या कर सकते हैं, पावर को पाके ही करप्ट हो सकते हैं, है ना। कोई भी हो इसकी जगह तो करप्ट हो सकता है। तो इसको कौन देखेगा, इसको यही जुडिशियल रिव्यू देखता है ना। अर्थात क्या करते हैं ये लोग, सीमित रहें। सीमित का मतलब अपना मनमानी तरीके से काम ना करें, अर्थात सरकार सीमित रहेगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहला फायदा क्या है जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू के कारण सरकार सीमित रहती है। मेरी बात समझ आई, सरकार सीमित का क्या मतलब है, सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो उसको नहीं मान लिया जाएगा जब तक वो संविधान के अनुसार न होगी, अर्थात संविधान से बाहर काम नहीं कर सकती। यही सरकार को सबसे बड़ी लिमिटेशन है, और यही लिमिटेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए,
रूल ऑफ लॉ के लिए। रूल ऑफ लॉ जानते हो ना क्या होता है, मैंने आपको पूरा बताया हुआ, कानून का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति मतलब वही सरकार। अगर माना कि भारत में कानून है क्या, समानता, है ना, तो क्या है, सबको वोटिंग राइट मिलेगा, किसी का वोटिंग राइट छीना नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई कल व्यक्ति आ जाए, दूसरा आ जाए और वो कहे कि इस धर्म का वोटिंग राइट छीन लो, या इस पहचान का छीन लो, या महिलाएं वोट नहीं दे पाएंगी, पुरुष वोट नहीं दे पाएंगे, या हिंदू वोट नहीं दे पाएंगे, मुस्लिम वोट नहीं दे पाएंगे, है ना, या मान लीजिए जाति में आ जाए, ये वोट नहीं दे पाएंगे जी। तो ये क्या है, ये व्यक्ति का शासन है। वो क्या कर रहा है, वो अपना मनमानी तरीके से काम कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि संविधान ने हमारे नियम बना दिया, रूल बना दिया है, और वो रूल ही के अनुसार शासन होगा। रूल क्या है, सबको वोट देने का अधिकार होगा, तो है, तो कोई नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है। यदि कोई भी ऐसा नियम बना जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो शून्य घोषित हो जाएगा। क्यों? जुडिशियल रिव्यू। तो इससे कह सकते हो रूल ऑफ लॉ आएगा। इससे रूल ऑफ लॉ क्या करता है, रूल ऑफ लॉ संविधानवादी है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, कैसे न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधानवाद को मजबूत करती है, चर्चा करिए। तो आप बताओ कि संविधानवाद क्या है, रूल ऑफ लॉ, और जुडिशियल रिव्यू क्या करती है, सरकार को सीमित करके नियमों के दायरे में बनाती है, अर्थात नियम के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करती है। इस आधार पर कह जा सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू संविधानवाद का आधार है। फिर जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, सरकार सीमित रहेगी, तो इसका क्या मतलब है, तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, कोई भी सरकार आए तानाशाही करने की कोशिश करेगी, अर्थात अपने मनमाने तरीके से काम करेगी। ये देखिए सब एक ही बात है, मैं उसको केवल घुमा फिरा के शब्दों में लिख रहा हूं ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए और आप भी बात करने लगो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे बोलना चालू कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर जब कॉन्सेप्ट पता है तो सब आपको आता होगा। ठीक है, अब जैसे ही तानाशाही नहीं चलेगी, मतलब कोई किम जोंग नहीं बनेगा, कोई नॉर्थ कोरिया का नेता नहीं बन पाएगा कि जो मन हो वो करे, उसको वही करना होगा जो कानून ने कहा है, जो रूल है। अगर ये होगा तो क्या होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? व्यक्तिगत अधिकार बढ़ेंगे, है ना, मेरे अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा। मेरी अगर मैं किसी सरकार की बुराई कर रहा हूं तो कोई नहीं मेरा अधिकार छीनेगा। मैं कौन सी मूवी देख रहा हूं, मैं कहां घूम रहा हूं, ये मेरे अधिकार कोई नहीं छीनेगा। मेरी निजता का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है। अगर कोई करता है, यदि सरकार ये करने की कोशिश करती है, तो मैं कहूंगा मुझे संविधान से सुरक्षा मिली है। और वो कैसे होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बार बार इस तरह कहा जा सकता है कि ये सब उसके फायदे हैं। तो आप कह सकते हो एक शब्द में कि क्या है, ये लोकतंत्र का आधार है। क्योंकि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें नागरिक मजबूत हो, ये देखिए, जिसमें सरकार सीमित हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें संविधानवाद हो, तो यही सब तो लोकतंत्र है। तो आप क्या कह सकते हो, आप एक शब्द में कह सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लोकतंत्र को जीवंत करता है। जीवंत मतलब वाकई हो लोकतंत्र। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल नाम मात्र का हो। जैसे अब जिस भी देश की, जिस भी राज्य की न्यायिक संस्था निष्पक्ष रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर पाती होगी, तो वो राज्य में लोकतंत्र नहीं रह सकता। ये एक बिल्कुल कंफर्म बात है। ठीक है, तो आप कह सकते हो, अब पाकिस्तान का एक उदाहरण देख के सोचो, या कोई ऐसा देश देखो जहां पर जुडिशियल रिव्यू निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकता। हाँ, अब ये आप सर्च करो है कि नहीं है। ठीक है, या मेरी बात पे अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप बताओ। ठीक है, मैं भी देखूं कि आप लोग पढ़ते हो कि बस आराम से आके बैठ गए हो। ठीक है, तो इस तरह आप चीजों को समझो। तो जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया क्या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू के क्या नुकसान हैं? ठीक है भाई, इसके नुकसान क्या हैं? ठीक है, अब देखो, जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है कोर्ट। कोई भी, मतलब जो भी अपने अपने देश के अलग अलग कोर्ट होते हैं, कहीं का नाम फेडरल कोर्ट है, कहीं का नाम सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जैसे फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबके अलग अलग नाम है। तो जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? कोर्ट करता है, न्यायपालिका करती है। पर इसके संबंध में कोई विशेष नियम तो नहीं है ना। कुछ नियम तो हैं, अभी उन नियमों की चर्चा करूंगा जो नियम दिए गए थे 2, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं
कोर्ट इस मामले में स्वतंत्र होता है कि उसकी व्याख्या कैसे करनी है। हाँ, तो इस कारण यह भी होता है कि कोर्ट कहीं ऐसा ना हो कि मनमाने तरीके से जुडिशियल रिव्यू करने लगे, है ना। अर्थात जो उसको अच्छा लगे वो सही है, जो उसको खराब लगे वो खराब है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ठीक है, कि भारतीय संविधान में क्या लिखा है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। पर इसकी कैसे व्याख्या कर दी, इसकी व्याख्या कर दी कि केवल प्रेसिडेंट को नाम मात्र का पावर दे दिया बस, जबकि सारी सत्ता वास्तविक रूप में कोर्ट ने अपने पास रख ली। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, संविधान की व्याख्या करने का चूंकि अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है, तो उसने क्या किया, अपनी तरीके से पूरी व्याख्या कर दी, मनमाने तरीके से वो पूरी व्याख्या कर दी, है ना। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट का मन होगा तो क्या कहेगा, ये रात को दिन बोलेगा और आपको भी बोलना पड़ेगा, अगर मान लो उसको ऐसा अधिकार है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से खुद क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार से खुद तानाशाही हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या, न्यायिक तानाशाही, न्यायिक तानाशाही। बात समझ में आई आपको। तो चूंकि इसके संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं होंगे, है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट को काफी स्वायत्ता हो सकती है और वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है व्यक्तिनिष्ठ आधार पे काम, है ना, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव आधार पे। देखो सब्जेक्टिव आधार पे क्या होता है, दो तरह की चीजें होती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो मेरे लिए भी वैसे ही होगा जैसे किसी और के लिए होगा। जैसे मान लो ये लिखा है एक, ये कोई भी आके कहेगा तो इसको एक ही पढ़ेगा, अर्थात सबके लिए सेम है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कैसा म्यूजिक पसंद है, तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद है ना, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है, अर्थात व्यक्तियों पर निर्भर करता है, जैसा व्यक्ति होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ क्या है, वस्तुनिष्ठ जो व्यक्तियों से परे होता है, जो सबके लिए समान होता है। जैसे 1 + 1 = 2, ये क्या है, ये वस्तुनिष्ठ है। या अमेरिका का भी होगा तो यही कहेगा, भारत का होगा भी यही कहेगा, ब्रिटेन का होगा तो यही कहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई कहे कि भगवान कौन होते हैं, तो भाई ब्रिटेन के लोग किसी और को भगवान मानेंगे, भारत के लोग किसी और को मानेंगे, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया। तो दो चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे आप पेपर देते होगे ऑब्जेक्टिव पेपर, तो अगर ए सही है तो सब एक क्वेश्चन सबके लिए सही होगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्या है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, एग्जामिनर को कुछ पसंद आया, ठीक। तो इस तरह आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझ गए। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्टिव मैटर है, जिसके कारण क्या तानाशाही आ सकती है, कोई स्पष्ट नियम नहीं है। तो कभी कभार यह भी कहा जाता है कि इससे तानाशाही आ सकती है, जिसको न्यायिक तानाशाही कहते हैं, ठीक। तो इसकी एक ये भी समस्या है। अब आगे चलते हैं एक कदम बढ़ते हुए कि इसके जो दो रूल हैं उन दो रूल को समझते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार चीज है, इसको समझने के लिए दिमाग खोल लीजिए, ठीक है। और इसको मैं आपको जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से बताने जा रहा हूं, कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि समझ में आ जाए। तो देखिए सवाल ये है कि जो भी सर्वोच्च संस्था है, न्यायपालिका, है ना, जो भी न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या यूएसए का फेडरल कोर्ट हो, तो उसका काम कैसे होगा, अर्थात वो किस तरह काम करेगा, इसके लिए दो सिद्धांत होते हैं। एक होता है ड्यू प्रोसेस लॉ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डीपीएल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और एक होता है प्रोसीजरल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसको बोलेंगे हम, ठीक है, पीईएल। अब इन दोनों में क्या है, देखिए इसकी हिंदी मत समझिए, क्योंकि हिंदी क्या है इसकी स्पष्ट नहीं है, कहीं अलग, है ना। तो इंग्लिश ही देख लेते हैं। तो एक डीपीएल है और एक पीईएल है ना। तो ये दो क्या है, ये दो हैं किसी भी न्यायिक संस्था के लिए कार्य करने का आधार, है ना, अर्थात मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई संसद ने कानून बनाया, ठीक। यदि कानून का मूल्यांकन करना है, संसद ने बनाया, भारत की बात कर रहा हूं, तो दो तरीके से भारत मूल्यांकन कर सकता है उसका। भारत की संसद दो तरीके से मूल्यांकन कर सकती है। एक मूल्यांकन ये करेगी, कैसे, अब देखिएगा इसको, ठीक है। जैसे मान लो संसद ने कानून बनाया, ठीक है, ये हो गया संसद का कानून। अब क्या करना है, अब सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा, इसका क्या करेगा, इसका करेगा जुडिशियल रिव्यू। तो अब जुडिशियल रिव्यू अर्थात मूल्यांकन इसका दो आधार पे होगा। पहला आधार क्या होगा,
एक आधार क्या हो सकता है मूल्यांकन का? यही हो सकता है ना कि जो नियम थे, जो लॉ था, जो नियम था, क्या उसी के अनुसार कानून बना है? एक ये हो सकता है, समझिएगा भी। और एक ये हो सकता है कि इसका परिणाम क्या आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, है ना, अब अपने से आप देखिए, अब आपके पिताजी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो पहला मूल्यांकन क्या करेंगे, क्या तुमने मर्यादा के दायरे पे रह के काम किया, है ना। मर्यादा मतलब नियम, दायरे, सामाजिक नियम। भाई अब राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्होंने जितने भी सामाजिक नियम थे, ठीक, उसी के अनुसार काम किया, है ना। तो इसी को बोलते हैं मर्यादा में रह के काम करना, ठीक है। तो वैसे ही आपके घर वाले क्या देखेंगे कि या तो आपने मर्यादा में रह के काम किया, फिर क्या देखेंगे कि आपका काम का परिणाम कैसा है ना। इन दो आधार पे चेक कर सकते हैं। या तो मान लो पहले मर्यादा बस देख लें कि नियम के अनुसार काम किया है कि नहीं किया, है ना। फिर जैसे मान लो आपने झूठ बोला, ठीक, तो अब ये देखेंगे कि आपने क्या सामाजिक नियम के दायरे पे काम किया। रूल है कि नियम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या कहा जाएगा, ये काम गलत है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये देख लेंगे कि क्या तुम्हारे झूठ बोलने का परिणाम क्या था। मान लो तुमने झूठ बोल के किसी की जान बचाई, तो ये होगा सही। तो दो अंतर समझ में आ गया। एक क्या करते हैं, एक आपकी प्रक्रिया को देख रहे हैं, है ना, अर्थात नियमों को देख रहे हैं, इसी को बोला जा सकता है प्रक्रिया, या इसी को बोलते हैं प्रोसीजर, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं परिणाम, ठीक है, इसको बोलते हैं तात्विक रूप से, ठीक है, सब्सटेंटिव, ठीक है। तो दो तरीके से चेक किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। अब यार कहो कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया कोई, तो इसका मूल्यांकन दो तरीके से हो सकता है। क्या आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, अगर रिजल्ट आ गया तो भाई ठीक है, फाइनल, अच्छा ही है। एक तो ये मूल्यांकन का आधार हो सकता है। दूसरा मूल्यांकन का आधार ये हो सकता है क्या तुमने मेहनत करके पास किया, बिना नकल के पास किया, बिना रिश्वत घूसखोरी के पास किया, तो ही ठीक है ना। बात समझ में आई। एक बार ये हो जाएगा कि मान लो आपने पास तो किया एग्जाम, लेकिन आपने रिश्वत दे दी, तो क्या है, वो गलत है। परिणाम कुछ भी हो उसको हम गलत मानेंगे। तो मूल्यांकन का एक आधार क्या होता है, एक आधार होता है प्रक्रिया के आधार पे, दूसरा होगा भाई तुमने कुछ भी किया हो, पास तो हो गए, एक होता है परिणाम के आधार पे। तो किसी भी चीज का दो प्रकार से मूल्यांकन होता है, प्रक्रिया व परिणाम, ठीक। तो इस बात को आप समझ में आ रही है आपको। तो चलिए यही देखते हैं। अब मान लो कानून बनाया, तो कानून में सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा, यह तो देखेगा कि उसने कोई नियम का पालन किया है कि नहीं किया, है ना, या फिर देखेगा कि परिणाम के आधार पे। यदि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट केवल ये पक्ष देखता है तो उसको बोलते हैं PEL। मेरी बात समझ में आई, है ना। और यदि कोई भी कोर्ट ये पहलू देखता है तो उसको बोलते हैं DPL, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ में आ गया। अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे क्या करता है कोर्ट, उसका परिणाम भी देखता है। मेरी बात समझ आई, है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक बात रखिएगा ध्यान कि प्रक्रिया तो देखेगा, परिणाम भी देखेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी कानून को दो आधार पर चेक किया जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जापान में ये वाला नियम है और USA में ये वाला नियम है ना। अर्थात USA में कोई भी कानून बनेगा तो वहां की जो न्यायालय है वो ये देखती है कि इस कार्य में नियम तो आए कि नहीं आए। पहले तो नियम के आधार पर चेक करी, फिर ये भी चेक करती है कि ये कानून न्याय देगा, क्या ये कानून प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या समाज में ये न्याय स्थापित करेगा, अर्थात क्या ये जस्टिस करेगा, है ना, निष्पक्षता लाएगा, अर्थात समाज में इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यदि पड़ेगा तो ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए वहाँ के जो वहाँ की संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए USA की कांग्रेस ने कोई कानून पास कर दिया और कानून के सारे नियम बिल्कुल सही है, मतलब जिस संस्था को पास करना था वैसे ही किया, जितने चरणों में पास करना था उतने चरणों में पास किया, जो जो पास करने की प्रक्रिया थी वो सब फॉलो की। लेकिन उसका परिणाम ये है कि वहां पर वो मान लीजिए गलत प्रभाव डालेगा, तो इस आधार पर वहां का सुप्रीम कोर्ट, है ना, वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। वहीं जापान में क्या है, जापान में यह है कि वहां का जो सुप्रीम कोर्ट होगा जापान का, वो देखेगा कि आपने जो कानून पास किया है क्या वो नियमों के अनुरूप है
यदि आपको जो नियम बताए गए थे कि किस सदन में पेश करना है, कितने चरण में पेश करना है, कितने समय में पेश करना है, किस किस को इसकी प्रतिलिपि देनी है, क्या आपने वो सब फॉलो किया? अगर फॉलो किया है तो फिर वो कानून सही है, चाहे उसका प्रभाव कुछ भी हो। तो ये होते हैं दो तरह के नियम। अब भारत के लिए मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत में क्या है, क्योंकि भारत में हर चीज थोड़ी ना दोनों तरह की पाई जाती है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे अभी। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दोनों में क्या है? इसमें मूल्यांकन का आधार क्या होता है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू का क्या आधार होगा? इसमें जुडिशियल रिव्यू का आधार होगा प्रक्रिया, और इसमें क्या होगा? इसमें जुडिशियल रिव्यू का आधार होगा प्रक्रिया भी प्लस परिणाम भी। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका उदाहरण कौन था? इसका उदाहरण यूएसए, और इसका उदाहरण कौन था? इसका उदाहरण था जापान। ये बताओ कौन सी सुप्रीम कोर्ट, है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट नाम ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों की सर्वोच्च न्यायिक संस्था जो भी नाम हो, ठीक है। तो कौन सी कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली होगी न्यायिक समीक्षा के मामले में, जुडिशियल रिव्यू के मामले में? कौन सी सरकार सबसे ताकतवर सरकार करो, कौन सी न्यायालय शक्तिशाली होगी? तो आपको पता है कि प्रक्रिया तो तय है ना, लेकिन परिणाम कुछ तय नहीं है किसी का। अब कोई परिणाम नहीं जानता कि भविष्य में क्या है, क्योंकि परिणाम तो भविष्य में आएगा ना, और भविष्य तो भाई किसी को जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है, अपवाद है ना लेकिन और किसी को तो जानकारी है नहीं। तो अब मेरी बात ये समझिए कि जो चीज सामने है वो तो ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई चीज आई, है ना, अगर मुझे मात्र प्रक्रिया डिसाइड करनी हो तो भाई मेरे पास सीमित क्षमता होगी उसको सही गलत बताने की। लेकिन मान लीजिए परिणाम के आधार पे होगा तो मैं कुछ भी बता सकता हूं। जैसे मान लो मुझे लगे कि ये भविष्य में गलत करेगा तो मैं शून्य घोषित कर दूंगा, कानून कितनी भी प्रक्रिया फॉलो किए हो। लेकिन अगर मुझे लगेगा ये सही है तो सही बताऊंगा कि इसका परिणाम। तो जब परिणाम के आधार पे चेक करना होगा तो वहां के कोर्ट को बहुत पावर मिल जाती है ना, क्योंकि भविष्य को कोई जानता नहीं है, भविष्य सब कोई भी व्याख्या कर सकते हो, और जब भविष्य की कैसी भी व्याख्या कर सकते हो तो फिर ये न्यायिक शक्तियों को बहुत बढ़ा देता है ना। इसीलिए कहा जाता है यूएसए का जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी पावर ज्यादा है सब देशों की तुलना में, क्यों? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना। कुछ भी बता देगा परिणाम, आप कितना भी प्रक्रिया को फॉलो करो और क्या कह देगा? यही कह देगा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा शायद, तो इसको शून्य घोषित करो। तर्क देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन शक्ति तो ज्यादा है। पर यहाँ क्या है? यहाँ तो बस नियम देखना है ना, तो या तो संविधान देख लिया जाएगा या कोई और मान लो डॉक्यूमेंट होगा, और जैसे मान लो उस डॉक्यूमेंट के अनुसार है तो ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना वहां का कोर्ट। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा, डीपीएल में ज्यादा ब्रॉडर काम कर सकता है वहां का न्यायालय, जबकि पीईएल में संकीर्ण मामलों में काम कर सकता है। यहां मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसको देख लीजिएगा, लेस स्कोप, लार्ज स्कोप, ठीक है, ये सब मैंने आपको पूरा समझा दिया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत की, ठीक है। तो भारत की जब बात करेंगे तो देखिए, चलिए, भारत मेरा महान देश, ठीक। अब इसको समझते हैं क्या है, ठीक है, कभी सीधे इसमें भी सवाल आ सकता है। तो देखिए भारत में क्या है कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा चल रही थी, तो तब दो तरह के विचारधारक थे। एक तो कह रहे थे कि डीपीएल कर दो, ये यूएसए से प्रभावित थे, ठीक है, और एक कह रहे थे डीपीएल कर दो, और दूसरा वर्ग क्या कह रहा था कि पीईएल करो। दो वर्ग थे, मान लो दो ही वर्ग हो गए, ठीक है। लेकिन उनमें से एक बीएन राव थे, ये सबसे मेन सलाहकार थे, मेन क्या यही सलाहकार थे, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान है संविधान में, है ना। अब इनके ऊपर सब निर्भर था, ये सबसे विद्वान भी थे, इन्होंने हर जगह के संविधानों को पढ़ा होगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका था उसी के एक जज से बात की कि भाई आप बताओ भारत में क्या किया जाए, आपके यहाँ तो ड्यू प्रोसेस लॉ है ना, लेकिन भारत में हम क्या करें। तो इन्होंने क्या कहा कि चूंकि भारत क्या है, एक नया देश, अभी बिल्कुल नया नया बन रहा है, ठीक है, तो क्या है अभी उसमें मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं होगी उतनी, है ना। अभी लोगों को ज्यादा राजनीतिक चेतना नहीं है, लोगों के अंदर राजनीतिक समझ नहीं है। तो क्या हो सकता है कि जब आप ड्यू प्रोसेस लॉ दे दोगे तो क्या होगा,
क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर दे देगा किसी भी कानून को सही व गलत कहने की। तो ये कहते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को डीपीएल की पावर दे दोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या भरोसा तानाशाह ना बन जाए, है ना। 5-6 जज काम करते हैं, ठीक है, 7 जज 13 जज जितने भी संख्या में बढ़ते गए, ठीक है, वर्तमान में तो 31 हैं। तो ये बताइए अगर इतनी पावर दे दोगे तो क्या भरोसा ये नए नए लोग आए हुए इन्हें शक्ति अच्छी लगी, पावर अच्छी लगी तो ये अनकंट्रोल हो जाए और क्या कर दें, खुद को तानाशाह बना दें। क्यों बना देंगे? क्योंकि ये अब नियमों से ऊपर चले गए एक प्रकार से व्यवहारिक रूप में। क्यों? क्योंकि अब ये परिणाम के आधार पर बताने लगेंगे, जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोसीजर वाला नियम लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नए नए अभी सुप्रीम कोर्ट बदला, यहाँ के नए नए जज आएंगे, शायद समझ कम हो, है ना, इसलिए इनको थोड़ी कम पावर दो क्योंकि इनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति ना आ जाए। तो ये कारण था, इस कारण हमने क्या किया, इस कारण हमने जो भारत में सुप्रीम कोर्ट बना उसको हमने पीईएल नियम दिया भाई, कि तुम क्या करोगे, जुडिशियल रिव्यू क्या करोगे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार काम करोगे, ताकि तुम केवल ये देखो कि संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस उससे ज्यादा आपको नहीं देखना। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू, इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर भारत में किस तरह और क्यों आई, है ना, मतलब पीईएल क्यों आई। ठीक है, तो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि आप समझ सको। क्योंकि उस समय के नए नए जज थे, लोगों को डर था कि भाई नई नई शक्ति ना मिल जाए तो ये गायब हो जाए मार्केट से ही, ठीक है, और अधिनायक बन जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मैंने समझाया। अब आगे चलते हैं, एक कदम और बढ़ते हैं कि भारत में आर्टिकल 21 में लिखा क्या है कि वही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार काम होगा। देखिए आर्टिकल 21 से ये भारत में स्पष्ट लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता को खत्म किया जा सकता है। अब जैसे किसी को फांसी भी देनी होगी ना तो तय नियमों के अनुसार, है ना। ठीक, तो इस बात को आपको समझ में आया। चलिए अब आगे ये चलते हैं, क्या भारत में आज भी यही है, क्या भारत में आज भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है? तो देखिए सैद्धांतिक रूप से तो ये है, पर व्यवहारिक रूप से स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। 1978 में एक मेनका गांधी का केस हुआ, ठीक है, एक मेनका गांधी का केस हुआ और उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अब वो जुडिशियल रिव्यू कैसे करेगा, अब वो जुडिशियल रिव्यू डीपीएल के अनुसार करेगा, है ना। अर्थात उसने ये कह दिया कि जो आर्टिकल 21 में लिखा भी है, मान लीजिए, है ना, या संविधान में कहीं भी वर्णन है, अब उसको हम इसी तरह समझेंगे, है ना। पूरी व्याख्या बदल दी। क्यों? अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा था कि भाई अब हमारा भी महत्व बढ़े यार, अब हम भी क्या करें, अब हम भी समाज को बेहतर बनाने में सक्रिय योगदान दें, है ना। सक्रिय, याद रखिएगा, सक्रिय का क्या मतलब है। अभी तक देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बस निष्क्रिय रहता था, कोई जाता था तो जवाब दे देता था, है ना। लेकिन अब सक्रिय रूप से क्या कहा, हम अब परिणाम के आधार पे भी चेक करेंगे। मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास 1-2 बार केस गया 377 का, 377, है ना। 377 क्या है, ये LGBTQ के अधिकार से संबंधित है, ठीक। LGBTQ है, एक समुदाय है ना, जैसे महिला होती है, पुरुष होती है, वैसे ही एक तीसरा समुदाय होता है LGBTQ, ठीक है। तो इन समुदाय के अधिकारों को लेकर है, ठीक है, इन समुदायों के अधिकारों को लेकर है। हाँ, तो हमने क्या बताया था कि हम 2 डिसीजन के माध्यम से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कैसे तरीका बदला। तो देखिए एक ही कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट में 2 बार हम गए, ठीक है। ये कानून LGBTQ के अधिकारों को लेकर था, है ना। अब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बार अलग अलग निर्णय दिया, है ना। एक बार इसको क्या घोषित कर दिया कि ये क्या है, संवैधानिक है ना। दूसरी बात क्या घोषित कर दिया, इसको कहा कि ये असंवैधानिक है। तो समझ में आया आपको क्यों किया होगा, क्योंकि पहला आधार उसका क्या था, पहली बार उसने मान लीजिए चेक किया था, वो चेक किया था उसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। लेकिन दोबारा उसने कैसे चेक किया, दोबारा उसने चेक किया कि ड्यू प्रोसेस लॉ से, है ना। अर्थात क्या, पहले सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये कानून
संसद पास कर सकती थी और संसद ने पास किया, अर्थात संसद ने प्रक्रियाओं का पालन किया। मेरी बात समझ आई? तो इसको कहा अगर संसद ने प्रक्रियाओं का पालन किया है तो उचित है ना। और क्या, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के नियम की कोई गलती नहीं की, प्रक्रियाओं को सही से फॉलो किया है, तो ये संवैधानिक है। पर जब दोबारा फिर गए सुप्रीम कोर्ट इसी कानून को लेकर, अब भाई दोबारा भी जाया जा सकता है, तो जब दोबारा गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रक्रिया तो ठीक है पर यह कानून अन्याय का आधार होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यह कानून का परिणाम सही नहीं है। फिर यह भी कहा एक प्रकार से कि यह कानून क्या समाज में समानता नहीं स्थापित करता, है ना। आप दो वर्ग को अधिकार दे रहे हो, तीसरे वर्ग को नहीं दे रहे। कैसे? ये असमानता को बढ़ावा देने के कहा कि ये क्या कर रहा है, असमानता बढ़ा रहा है ना, तभी तो अन्याय हो रहा है। तो इस आधार पे क्या कहा, इस आधार पे इस कानून को क्या कर दिया, पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस तरह आप समझिए कि एक ही कानून के संदर्भ में दो दृष्टिकोण कैसे हो गए, जब एक बार हमने पीईएल से देखा और जब दूसरी बार हमने डीपीएल से देखा, है ना। डीपीएल मतलब क्या होता है आप समझ जाइए। ये परिवर्तन कब आया था? ये परिवर्तन 1978 में मेनका गांधी केस के बाद से आया था, मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये समझिए कि डीपीएल क्या होता है, डीपीएल बराबर होता है पीईएल प्लस क्या, जस्टिस, या कुछ भी, मतलब नियम तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में क्या देखेंगे कि न्यायपूर्ण है कि नहीं है, न्यायपूर्ण है कि नहीं है, कानून जो है वो न्यायपूर्ण है कि नहीं है, अर्थात परिणाम भी देखेंगे, ठीक है। परिणामी तो होता है न्याय, और ये हो गया प्रक्रिया। तो अब आपको समझ में आया कि डीपीएल और पीईएल क्या होता है, दोनों अलग अलग क्यों हैं, भारत में वर्तमान में कैसे काम कर रहा है, कहा क्या गया था, व्यवहार में क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन है? अगर है तो उसका उल्लेख कहाँ है, ठीक है। तो देखिए भारत में कहीं न्यायिक समीक्षा शब्द स्पेसिफिक नहीं लिखा, ठीक है, कि ये शब्द कहीं संविधान में लिखा है ना। लेकिन संविधान में कई ऐसे आर्टिकल हैं जो बात बताते हैं कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन है या न्यायिक समीक्षा है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन आर्टिकल में लिखा हुआ है जो है आर्टिकल 13, है ना। जो आर्टिकल 13 है इसके पार्ट 2 में आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि कोई भी कानून, विधि या नियम यदि फंडामेंटल राइट को कम करते हैं तो वह शून्य घोषित हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है कि कोई भी जब विधि या नियम बने ना तो चेक करो कि क्या वो फंडामेंटल राइट को कम कर रहे हैं। यदि फंडामेंटल राइट को कम कर रहे हैं तो भाई उनको कहो अलविदा, है ना, अर्थात शून्य घोषित करो। तो ये क्या है, आर्टिकल 13 से भारतीय सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या मिला है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली हुई है। आर्टिकल 32 से भी मिली हुई है, जिसमें क्या कहा गया है, फंडामेंटल राइट को लेकर आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जा सकते हो। फिर आर्टिकल 226 से भी कहा गया है कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, है ना। तो इस तरह क्या है, इस तरह आप देखिए कि ये तीनों आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा भारतीय न्यायिक व्यवस्था में पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, याद रखिएगा दोनों न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली हुई है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में, तो याद रखिएगा दोनों न्यायालय को मिली हुई है और मुख्यतः इन 3 आर्टिकल के द्वारा मिली है। यदि कहा जाए तो अन्य आर्टिकल है जो भी इनको और भी शक्ति देते हैं, आर्टिकल 131 से लेके जैसे 131 से लेके 136 तक। अब चूंकि इन आर्टिकल में क्या है, इन आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को जब पावर दी जाएगी तो उस पावर का वो प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए कर सकता है ना। अब 131 में जैसे कुछ कहा गया, ठीक, 132, 133, 134, 135, 136, तो उसके आधार पर देखेगा सुप्रीम कोर्ट क्या ये कानून सही है कि नहीं। अगर उसे लगता है कि आर्टिकल 31 में जैसी प्रक्रिया बताई थी और वो प्रक्रिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, शून्य घोषित कर देगा। तो चूंकि इनमें सब में प्रक्रिया बताई गई है ना, अगर प्रक्रिया बताई गई तो इन्हीं के आधार पर तो मूल्यांकन करेगा। तो ये भी कहा जा सकता है इनसे भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है। देखिए कुछ और भी
ये तो हो गया संविधान में। संविधान में कैसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केस हैं जिसके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है उसको न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिली है। साथ में ये भी कह दिया है कि ये उसका मूल ढांचा है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसको अब खत्म भी नहीं कर सकते आप लोग कभी। अगर आप सोचो कि ये हटा दोगे, ऐसा नहीं है। तो क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको आप किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते। इस मामलों को समझते हैं, ठीक है। दो मामले इसमें मेन हैं, मैंने कई सारे लिख रखे हैं, इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, खुद से समझिएगा। मैं दो मामले मेनली बताता हूं। जैसे एक इंदिरा नेहरू गांधी केस था। इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगा था कि वो चुनाव में धांधली की, ठीक है। तो इसको जब न्यायालय लेके गए, ठीक है, तो क्या हुआ, इंदिरा नेहरू गांधी जी ने क्या किया कि रातों रात संविधान संशोधन करा दिया, है ना। रातों रात क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा दिया और क्या कहा कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति ही नहीं है कि उसके चुनाव के संबंध में, अर्थात प्रधानमंत्री के चुनाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को कोई शक्ति ही नहीं है कि उसका समीक्षा कर सकें। तो इस तरह क्या किया, उसकी समीक्षा की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की। किस तरह, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो तुरंत क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई स्पष्ट रूप से सुन लो कि इसको शून्य नहीं घोषित किया जाता। क्यों, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पूरा बता रखा है। तो इस तरह क्या हुआ, इस अमेंडमेंट को शून्य घोषित कर दिया और सिद्ध कर दिया कि क्या भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, एक मूल ढांचे का पार्ट है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक केस हुआ एल चंद्र कुमार केस। इसमें क्या हुआ कि देखिए, भारत में संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 323A व B जोड़े गए, है ना। इसमें कहा गया कि संसद या विधानमंडल अधिकरण बता सकती है, ट्रिब्यूनल बना सकती है। ट्रिब्यूनल क्या होंगे, निर्णय देंगे, और चूंकि जो निर्णय देंगे उसको हाई कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। ऐसा नियम बनाया कि संसद या विधानमंडल ट्रिब्यूनल बनाएंगे और ट्रिब्यूनल जो भी निर्णय देगा उसको हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, इनको टाइट किया, फिर हड़काया सरकार को कि फिर सुनो, हाई कोर्ट की, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा की पावर आप नहीं छीन सकते। क्यों, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही एक केस था कि होलोहान, ठीक है। इस केस में यह कह दिया कि दल बदल का कानून था, यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल के नियमों का उल्लंघन करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और इसके संबंध में निर्णय कौन देगा, इसके संबंध में निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, तो देंगे और उनके निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर पाएगा। तो इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति आप नहीं छीन सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल ढांचे का पार्ट है, और मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते, है ना। आर्टिकल आपको पता ही होगा, केशवानंद भारती 1973 का जो केस था उसमें यह स्पष्ट रूप से कर दिया था कि आप संविधान में जितना भी चाहो परिवर्तन कर लो, लेकिन केवल उसके बाह्य संरचना पे, उसकी मूल संरचना पे नहीं कर सकते। और इसके लिए मैंने पूरा अलग से एक टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ, अगर मन हो तो पढ़ लेना, कोई जिद या जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मिनर्वा मिल से एक केस हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर उसका, बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा हूं, जुडिशियल रिव्यू उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात मूल ढांचा है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि भारत में संविधान में वर्णन है कि नहीं है, संविधान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कैसे स्पष्ट रूप से किया, साथ ही भारत का जो जुडिशियल रिव्यू है उसके बारे में कौन से नियम को यूज करता था और अब कौन से नियम को यूज करने लगा, है ना। एक चीज इसमें और देखी जा सकती है, ठीक है, क्या अगर आपसे कहा जाए कि भारत का जो जुडिशियल रिव्यू है, जैसे ये इंडिया का जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, तो आप इसको समझो कि एक तरफ मान लो यूएसए, एक तरफ यूके, ठीक है। तो आपको पता है कि यूएसए के पास ज्यादा पावर थी जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में, और यूके में और कम पावर है ना। यूके में तो और कम पावर है। यूके में क्या है, यूके की संसद सर्वोच्च है ना, वहां संविधान क्या, वहां संसद सर्वोच्च है, उसके नियम सर्वोच्च है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यूके में क्या है, यूके में केवल कार्यपालिका के कार्यों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि होता तो दोनों कार्यों का है, एग्जीक्यूटिव का भी लेजिस्लेटिव का, ठीक है। होता भारत में भी दोनों है, लेकिन भारत में क्या था,
भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, है ना, PEL था, तो थोड़ी कम क्या थे, कम चांस प्रभाव था इसका जुडिशियल रिव्यू का, थोड़ी जुडिशियल रिव्यू की क्षमता कम थी, लेकिन USA में बहुत ज़्यादा क्षमता थी। अब भारत भी इसकी तरफ आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी हीरो बनने जा रहा है। ठीक है, इस तरह हमने समझा। अब इसी से संबंधित अगली क्लास है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच और PIL। ठीक है, जब उसको आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट जब मिलके समझेंगे तो आपको न्यायपालिका के संबंध में एक बेहतरीन समझ विकसित होगी कि भारतीय न्यायपालिका का क्या रोल रहा, कैसे रोल रहा, डेमोक्रेसी के साथ ये कैसे संगत है, कैसे कैसे ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करती है, इन सब में एक विस्तृत चर्चा की जाएगी, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी हों, है ना, अपने गांव में हो, घर में हो, लेकिन जब भी इस टॉपिक पे पढ़े तो आपके मन में ये सवाल ना हो कि मैंने बाहर जाके तैयारी नहीं की, है ना। आप अपने घर में अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।